फ्रेंड्स, चलिए तो मैं आपको आज का आरआरबी ग्रुप डी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है 24 अगस्त का, उसको डिस्कस करा देता हूँ। जो भी जीके जीएस के मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं डिस्कस करा देता हूँ, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं और वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका क्वेश्चन आया था कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 किसने जीता है, तो बेटा वो आपका जीता था हरियाणा ने, और अंतिम दिन 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम का खिताब अपने नाम किया था। हरियाणा ने भी 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते, जिससे उनका कुल पदक 137 हो गया। यह किसी भी राज्य द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक थे। ठीक है बेटा। तो खेलो इंडिया 2021 में 52 आपके स्वर्ण पदक के साथ टोटल 137 पदक जीते थे हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, या ऐसा ही मिलता जुलता कि इसमें से कौन सा त्यौहार नहीं है तमिलनाडु का। तो आपका जो लोकप्रिय त्यौहार है वो ओणम है, जो कि केरल का सबसे लोकप्रिय है, जो कि और मैं आपके और सारे जो मेन एग्ज़ाम्स हैं जो आगे फिर से अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है फिलहाल। यह एक फसल उत्सव होता है जो कि ओणम केरल के लिए हर कई बार पूछा गया है, और ये जो पौराणिक राजा महाबली की वार्षिक यात्रा की याद में दिलाता है। ठीक है। फिर पिरक्कू दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक तमिल त्यौहार है, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। फिर तमिल महीने में 18वें दिन मनाया जाता है, और पोंगल तमिल समुदाय के बीच दक्षिण भारत का एक बहुदिवसीय फसल उत्सव है। ठीक है बेटा। तो ये आपके कौन कौन से, पिरक्कू और पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का है, और ओणम जो है वो केरल का है। तो आपसे तीन चार वो दिए हुए थे, चार ऑप्शन, जिसमें से आपसे पूछा तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा इसमें से प्रमुख त्यौहार है। ठीक है। तो इन्हीं सब में से कोई रहा होगा। फिर महेंद्र पर्वत कहाँ स्थित है, तो महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के परालाखे मुंडी में मौजूद है। यह पर्वत की चोटी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। और क्योंकि यह रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समय में डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो एक ये क्वेश्चन आया था आपका। फिर भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या वार्ड के शिक्षा के अवसर प्रदान करना था, जिसमें यह कर्तव्य था कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। इस कर्तव्य को इस सूची में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को के अवसर प्रदान करना, और माता पिता के रूप में कर्तव्य यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है। फिर 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन हुआ, जिसने शिक्षा के अधिकार को संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया। ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो ये क्वेश्चन आपका था, जो कि नफ्ताली बेनेट बने थे। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नफ्ताली बेनेट ने शपथ ली है, या बेंजामिन नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी रहे हैं। नेतन्याहू ने 12 साल के शासन को खत्म करने के लिए बेनेट के मध्य और वाम धड़े के दलों से हाथ मिलाया। ठीक है बेटा। तो इस समय आपके जो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन थे, वो है नफ्ताली बेनेट। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, यह एक किस मॉडल पर थी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 51 से 56 थी, और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हुई थी। और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी आपकी, वो 51 से 56 के शुभारंभ के साथ हुई थी। ठीक है बेटा। यह पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। किस पे, हेराल्ड डोमन। ठीक है। उसने पूछा था कि किस मॉडल पर आधारित है। जो पहली योजना थी उसमें खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर आयात और अन्य क्षेत्रों में बिजली और परिवहन के दृष्टिकोण को देखते हुए कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक औसत विकास दर 2.1 मतलब 2.1% था, के लक्ष्य के मुकाबले 3.61% थी। मतलब जो हमारा लक्ष्य था वो 2.1% था, लेकिन वो बढ़ के 3.61% तक पहुंच गया था।
फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि V=IR फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आपके पास आया था, तो इसको देख लेंगे क्या है। फिर पूछा था आपसे वेमनान झील कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है। पूछा था आपने कहाँ पर है, तो वेमनान झील केरल में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में एक रामसर स्थल भी है, ठीक है। और वेमनान झील को 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर कन्वेंशन के अनुसार इस नम भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों की सूची में शामिल किया गया है। और वेमनाथ भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के बाद 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ दूसरा सबसे बड़ा रामसर दलदली स्थल है, ठीक है बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं। फिर रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके नाम बताए थे। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन एंटीजन ए व बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 समूहों में विभक्त किया गया है, जो कि आपको पता होगा। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक प्रिज्म में अधिकतम विचलन करता है। तो प्रकाश के बैंगनी रंग के लिए विचलन अधिकतम और लाल रंग के लिए न्यूनतम है। मतलब बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है और जो न्यूनतम है वो लाल रंग है, ठीक है। बैंगनी के बाद नीला रंग आता है, इस तरह विबग्योर करके आपको याद कर लेना है इसको। एक ऑप्टिकल प्रिज्म सपाट चिकनी सतह एक प्रिज्म होता है जो पारदर्शी ऑप्टिकल पदार्थ है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है। श्वेत प्रकाश बनाने के लिए विभिन्न रंग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यों के लिए राजस्थान में बन रहा विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय। आपसे पूछा था कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं अल्पसंख्यों के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी नहीं मुझे कंफर्म हो पाया है। फिर कह रहा है कि किस वर्ग के लिए अंबेडकर फेलोशिप योजना शुरू की गई है। तो बेटा आपके SC वर्ग के लिए की गई है। तो अनुसूचित जाति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर अनुसूचित जाति वर्ग SC कैटेगरी के लिए प्रतिभावान छात्रों को PhD अनुसंधान के लिए अंबेडकर फेलोशिप योजना के तहत सहायता दी जाएगी, ठीक है बेटा। इस संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा पूर्व में घोषणा की थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक रवि जैन ने बताया है कि प्रथम चरण में 2.5 लाख वार्षिक आय तक के परिवारों को ये योजना का लाभ मिल सकेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके किसके लिए थी, SC ST के लिए थी। और ये किसको दी जाएगी, आपके राजकीय विश्वविद्यालय में प्रवेशित शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो ये कहाँ थी, वर्षों की कठोर, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा साधना करने के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए थे, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब और क्यों मनाया जाता है और उसकी थीम पूछी। आई थिंक आपसे वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम ही पूछा था, मतलब आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी 2022 की। तो ये आपके बेटा जो डे मनाया जाता है, अधिक जनसंख्या और मानवों द्वारा लगातार निर्माण कार्यों ने पृथ्वी की आर्द्रभूमि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां समस्याओं को जन्म दिया है। हमारी कई आर्द्रभूमि वेटलैंड लगातार लुप्त हो रही हैं और इंसानों को बहुत बड़े नुकसान से पहले इस समस्या को पहचानने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारा जो नेचर या प्रकृति का है जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और चीज़ें खराब हो जाएंगी। आर्द्रभूमि के लिए लोगों के बीच सही जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है बेटा। और इस साल की जो उसकी थीम थी वो थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किस धातु के बने होते हैं, एक ये क्वेश्चन आया था आपका। तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, ठीक है बेटा। और फ्यूज निम्न गलनांक वाली धातु से बना होता है, ये मुख्यतः तांबा, चांदी, एल्युमिनियम के बने होते हैं। देखिए बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे हम मोटिवेट हों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सटीक और एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन तुरंत मिलें और आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए और बालाजी स्टडीज़ 24 को और आगे ग्रो करने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जिससे हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और मोटिवेट हो सकें। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका कि विश्नोई समाज कौन सी जाति होती है। तो बेटा अधिकांश विश्नोई जाट जाति से होते हैं, ठीक है। विश्नोई एक जाति है जो विशुद्ध शाकाहारी हैं, वन एवं वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। विश्नोई समाज के लोग ज़्यादातर किसान, खेती, पशुपालन करते हैं और बड़े मेहनती व निडर, साहसी, बहादुर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्नोई समाज कौन सी जाति के होते हैं, ठीक है।
फिर तो बेटा ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके थे जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी में आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल के, और किसी भी तरीके का फीडबैक हो वो हमें आप ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी करिए और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहिए, खूब पढ़ाई करिए और किसी भी फालतू चीज़ों में मत पढ़िए जहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है। तब तक के लिए जय बालाजी और अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शिफ्ट एग्जामिनेशन, एंड जब भी आपका पेपर हो उसके लिए मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू बेटा।